When we sit for writing an answer, हम कई बार एक कीवर्ड देख लेते हैं क्वेश्चन में और उस कीवर्ड के हिसाब से अपना आंसर लिखना फटाफट शुरू कर देते हैं। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक साबित हो सकती है जो आपके मार्क्स को रिड्यूस करवा सकती है यूपीएससी मेंस के अंदर। साल 2017 और 2024 में साइमल्टेनियस इलेक्शंस ये शब्द एक क्वेश्चंस में दिखा, लेकिन उनके अंदर व्हाट टाइप ऑफ कंटेंट हैज टू बी रिटन डिफर्स। और आज मैं आपको यही बताऊंगा कि कैसे अगर एक कीवर्ड दो क्वेश्चंस में है, जरूरी नहीं कि वो आंसर उसी तरीके से स्ट्रक्चर। तो आज हम पहला क्वेश्चन जो डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों मेंस डे 2.0 के अंदर, वो है एग्जामिन द नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स एज सजेस्टेड बाय वेरियस कमिटीज विद पर्टिकुलर रेफरेंस टू वन नेशन वन इलेक्शन प्रिंसिपल। ये साल 2024 में सवाल पूछा गया। बेसिकली आप इसकी इंट्रोडक्शन जब करोगे, इस क्वेश्चन को जब आप इंट्रोड्यूस करोगे, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस है। सबसे पहले आप जेनेरिक इंट्रोडक्शन दे सकते हो कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स होता क्या है। सो यू कैन से दैट इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर अ सेट ऑफ मेजर्स टेकन ओवर a period of time to improve reliability, transparency and efficiency of electoral process। ये से जेनरिक भी स्टार्ट कर सकते, यू कैन स्टार्ट लाइक दिस। बिल्कुल जेनरिक मैंने एक इलेक्टोरल रिफॉर्म्स उठाया, उसके बारे में लिखा। कॉन्टेक्स्ट बेस्ड इंट्रोडक्शन इज द सेकेंड टाइप, क्योंकि वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में आपसे पूछा जा रहा है। आज अगर आप इस क्वेश्चन का आंसर लिखोगे, द वे यू कैन स्टार्ट इज बाय टॉकिंग अबाउट द 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल बेस्ड ऑन रिकमेंडेशंस of Ramnath Kovind Committee tries to introduce simultaneous election, और जो भी ये कीवर्ड है वन नेशन वन इलेक्शन, टू लोकसभा एंड लेजिस्लेटिव असेंबलीज। खत्म हो गया इंट्रोडक्शन, इससे ज्यादा नहीं लिखना है। फिर सीधा पॉइंट पे आना है, नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, जब ये क्वेश्चन पूछा गया था तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन था, इट वाज वर्थ 10 मार्क्स, इसलिए इसके लिए आपके पास 2 ही पेज है। इफ यू हैव 2 पेजेस देन दैट मींस आपको इस क्वेश्चन में पार्ट्स में डिवाइड करना है। पहले आप बताओगे नीड फॉर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स as suggested by different committees, then second part में आप particular reference to one nation one election principle बताओ। इसका मतलब ये क्वेश्चन वन नेशन वन इलेक्शन के बारे में ही नहीं है सिर्फ एक्सक्लूसिवली, इट इज अबाउट नीड ऑफ व्हाई इंडिया नीड्स इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। मेनी पीपल विल स्टार्ट आंसरिंग everything they know about one nation one election without even looking at the first part। तो आपने ये बताना है कि क्या इंडिया में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की नीड है, तो हाँ आप बताओगे हाँ है। क्यों? क्योंकि इलेक्टोरल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी को लेकर, खासतौर पे आफ्टर द सुप्रीम कोर्ट जजमेंट इन द इलेक्टोरल बॉन्ड्स केस, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, जिसका आप डेटा दे सकते हो कि मोर देन 40% ऑफ द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन लोकसभा हैव पेंडिंग क्रिमिनल केसेस अगेंस्ट देम, एमसीसी यानी कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट की वायलेशंस, और उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की इनकंसिस्टेंट एक्टिविटी को आप पॉइंट आउट, इलेक्शन कमीशन की इनकंसिस्टेंट एक्टिविटी को आप पॉइंट आउट कर सकते हो। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर करप्ट प्रैक्टिसेस बहुत सारी लिखी होना, लेकिन बहुत कम उसके बेसिस पे एक्शन लिया जाना। इलेक्शन कमीशन के खुद से रिलेटेड रिफॉर्म्स, जैसे कि अभी रिसेंटली इलेक्शन कमीशन की सिलेक्शन कमिटी बनाई गई, तो उस सिलेक्शन कमिटी को लेकर देयर इज आल्सो अ डाउट, देयर इज आल्सो क्वेश्चंस रेज्ड। एंड लास्टली वोटर आइडेंटिफिकेशन, जो आप एसआईआर की बात करते हो, है ना, इलेक्टोरल रोल्स की अपडेशन की बात करते हो, ऑल ऑफ दीज आर रीजंस व्हाई यू नीड इलेक्टोरल रिफॉर्म्स। तो आपको इलेक्टोरल रिफॉर्म्स चाहिए, पहले आप ये बात करोगे अपने आंसर में। इन द सेकेंड पार्ट ऑफ द आंसर यू विल टॉक अबाउट कि अलग कमिटीज ने, डिफरेंट कमिटीज ने क्या रिकमेंडेशंस दी। तो जितने नाम आपको याद आते हैं उतने लिखोगे,
और आपको डिटेल नहीं लिखनी है, इसलिए छोटा टेबल बना लोगे, टेबल के 2 कॉलम बना लोगे, तारकुंडे कमेटी, दिनेश गोस्वामी कमेटी, इंद्रजीत गुप्ता कमेटी, और उनका 1 या 2 जो भी आपको रिकमेंडेशन पता है वो तैयार करके बताओगे। जैसे दिनेश गोस्वामी कमेटी ने कहा था कि सिक्योरिटी डिपॉजिट का अमाउंट इंक्रीज किया जाए, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में चेंजेस लाए जाए। इंद्रजीत सिंह गुप्ता कमेटी ने यह कहा था कि स्टेट फंडिंग ऑफ इलेक्शंस पार्शियली इंट्रोड्यूस कर देनी चाहिए। तो इस तरीके से आप, ये तो मैंने मॉडल आंसर है इसलिए ज्यादा कमिटीज लिखिए। पेपर में आप 3 से 4 कमिटी लिख लोगे, दैट इज सफिशिएंट। 7-8 कमिटी लिखने का ना तो टाइम है ना स्पेस है। नाउ कम टू द सेकंड पार्ट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ वन नेशन वन इलेक्शन। आपने जब पहली बार इंट्रोडक्शन में वन नेशन वन इलेक्शन लिखा होगा, उसको ब्रैकेट में ओनो लिख देना, और फिर आगे आप सिंपली इस एब्रीविएशन को इस्तेमाल कर सकते हो। अगर आपने पहले इस एब्रीविएशन को इस्तेमाल नहीं किया है, इफ यू नॉट यूज्ड इट अर्लियर, यहां पे लिखने का कोई फायदा नहीं। ठीक है, तो नीड क्या है वन नेशन वन इलेक्शन की, फिर आप इसको टेबुलर फॉर्म में बताओगे कि परपेचुअल इलेक्शन साइकिल से बचना चाहते हैं, एक्सपेंडिचर सेविंग करना चाहते हैं, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट बार बार लगने की वजह से गवर्नेंस में कई बार बैकसीट पे आ जाता है गवर्नेंस, इंक्रीजिंग पॉलिटिकल स्टेबिलिटी प्रोवाइड हो जाती है, और सिक्योरिटी पर्सोनल फ्री हो जाते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं आपको बताऊंगा कि ये डिटेल में बताना है, इस क्वेश्चन में ये डिटेल में नहीं बताना है, क्योंकि ये 10 मार्क्स का क्वेश्चन है और आपको सिर्फ पर्टिकुलर रेफरेंस देना है वन नेशन वन इलेक्शन का। यू डोंट हैव टू एक्सप्लेन वन नेशन वन इलेक्शन। देन यू विल टॉक अबाउट चैलेंजेस, और ये भी टेबुलर फॉर्म में, कि फेडरल स्ट्रक्चर में कई बार ऐसा होता है कि अगर आप सेंटर और स्टेट में इलेक्शन इकट्ठे करवाते हो तो जो रीजनल इश्यूज हैं वो नेशनल इश्यूज से कवर हो जाते हैं, विच इज समथिंग यू डोंट वांट। ह्यूमंगस एक्सरसाइज हो सकती है, मतलब कि बहुत ज्यादा टाइम और बहुत ज्यादा मैन पावर एक साथ एक टाइम पे लग सकता है। लोकल बॉडीज के इलेक्शन क्या साइमल्टेनियसली करवाने चाहिए? इज द गवर्नमेंट रेडी टू डू दैट एज वेल? दैट इज द थर्ड टियर ऑफ द गवर्नमेंट। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे। अभी रिसेंटली आपने अमेंडमेंट देखा तो देयर हैज टू बी मेनी चेंजेस, इट्स जस्ट द फर्स्ट स्टेज ऑफ अमेंडमेंट दैट इज नीडेड टू बी रिक्वायर्ड। और लास्टली एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है। मतलब अभी क्या होता है, अभी पार्लियामेंट्री इलेक्शन जब होते हैं, लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, उसके कुछ साल बाद 1-2 साल बाद असेंबली इलेक्शंस होते हैं। तो अगर जो सरकार सेंटर में बना चुका है, द पर्सन और द पार्टी दैट हैज इन पावर एट द सेंटर, अगर उनकी पॉलिसी से लोग खुश नहीं है, ऐसा हो सकता है, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, आई एम नॉट सेइंग दिस हैपेंस, आई एम सेइंग दिस इज अ पॉसिबिलिटी कि स्टेट में उनको वोट कम मिले, तो इससे अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि पीरियोडिक इंटरवल्स पे उनको इलेक्शन में जाके अपना परफॉर्मेंस करना पड़ता है। अभी अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन हो जाता है तो आपको पता है, फिक्स है कि 5 साल के बाद ही सारे इलेक्शन होंगे। लास्ट में कंक्लूड करते वक्त आप ये बताओगे दैट वी कैन थिंक अबाउट कंसेंसस बिल्डिंग, पायलट प्रोग्राम फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस, फर्स्ट इन अ few states with the center, and then local bodies separate election होने चाहिए या with a gap होने चाहिए। ये आप कंक्लूजन बताओगे। अदरवाइज आप जनरल कंक्लूजन भी बता सकते हो। ठीक है, तो विकसित भारत को लेके आना चाहते हो, है ना, या एक इन परस्यूट ऑफ अ परफेक्ट डेमोक्रेसी विच नो वन इज, इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आर एन एसेंशियल स्टेपिंग स्टोन। ठीक है, तो जनरली इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के बारे में भी आप बात कर सकते हो। ठीक है, नाउ द सेकेंड क्वेश्चन वाज आल्सो अबाउट वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन, और लेकिन उसका जो कंसर्न था या उसका जो पर्टिकुलर क्वेश्चन था दैट वाज डिफरेंट, दैट we'll discuss. But before that, let me remind you that we have a program for complete mains mentorship which is starting on 27th of October. In this you will be provided video lectures along with the video lectures which are mains specific. एक तरीके से आपको 1:1 mentorship के थ्रू मैं समझाऊंगा कि कैसे आपको आंसर राइटिंग के बिगिनिंग, मिडिल, एंड पार्ट के ऊपर फोकस करना है, कैसे प्रोग्रेसिवली ग्रो करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कैसे यूज करना है, एनालाइज करना है, और हर हफ्ते वीकली देयर विल बी अ लाइव आंसर राइटिंग सेशन विच विल बी कंडक्टेड बाय मी, जिसमें मैं आपके साथ बैठ के 5 से 6 आंसर्स लिखूंगा और आपको पता लगेगा, आपके साथ ब्रेनस्टॉर्मिंग करके मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चन को देख के आइडेंटिफाई करना है कि उसको आंसर करने का बेस्ट अप्रोच क्या हो सकता है। अब सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज अबाउट साइमल्टेनियस इलेक्शंस टू द लोकसभा। तो ये 2017 में पूछा गया था। इस क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली सिर्फ और सिर्फ साइमल्टेनियस इलेक्शन के बारे में पूछा गया है। सो द एंटायर कंटेंट ऑफ द आंसर हैज टू बी अराउंड साइमल्टेनियस इलेक्शन। इसमें आप साइमल्टेनियस इलेक्शन की
हर एक पॉइंट को एक्सपैंड करके बताओगे। तो आप स्टार्ट करोगे 129th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल विच अटेम्प्ट्स टू ब्रिंग अबाउट लैंडमार्क रिफॉर्म इन इलेक्टोरल प्रोसेस। अब क्वेश्चन एक बार पढ़ लें, लेट अस रीड द क्वेश्चन। साइमल्टेनियस इलेक्शन टू द लोकसभा एंड द स्टेट असेंबलीज विल लिमिट द अमाउंट ऑफ टाइम and money spent in electioneering, but it will reduce the government accountability of the people. Discuss. That means उसने खुद आपको 2 पॉइंट दे दिए हैं, और जब भी आप प्रोज एंड कॉन्स ऑफ साइमल्टेनियस इलेक्शन इस आंसर के अंदर लिखोगे, पहला पॉइंट वही होना चाहिए जो क्वेश्चन में बताया, दैट इज टाइम एंड मनी स्पेंट इन इलेक्शनियरिंग माइट रिड्यूस। फिर अगर जब आप ये बताओगे कि उसके डिसएडवांटेजेस क्या क्या हो सकते हैं, प्रोस्पेक्टिव चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, तो प्रोस्पेक्टिव चैलेंजेस बताते वक्त आप पहला पॉइंट ये लिखोगे अकाउंटेबिलिटी वाला। अगर आप जनरली प्रोज एंड कॉन्स लिख रहे होते साइमल्टेनियस इलेक्शन के, तो आपका सीक्वेंस इसमें मैटर नहीं करता, लेकिन इस आंसर में सीक्वेंस मैटर करता है, क्योंकि जो एग्जामिनर ने पूछा है उसमें उसने एक एक पॉइंट दोनों तरफ का पहले खुद ही बता दिया है। So what you are answering is 129th amendment bill aims to bring landmark reform in electoral process by conducting simultaneous election to both Lok Sabha as well as assembly seats. ठीक है, फिर नेक्स्ट लाइन में इट इज एसोसिएटेड विद अ सेट ऑफ प्रोस्पेक्टिव बेनिफिट्स एंड चैलेंज। तो प्रोस्पेक्टिव या प्रपोज्ड बेनिफिट्स एक एक करके बताओगे, लेकिन पहला पॉइंट कॉस्ट और टाइम एफिशिएंसी ही होगा। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एस्टिमेट करता है कि 2024 के जनरल इलेक्शंस मोस्ट एक्सपेंसिव इलेक्शंस थे। इसके बाद सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की एक रिपोर्ट आती है जो कहती है कि पूरे इलेक्शन में जो टोटल स्पेंडिंग हुई है वो लगभग 1.35 लाख करोड़ है। This spending is not what election commission spent on conducting the election. This is overall expenditure. तो पार्टीज की तरफ से जो एक्सपेंडिचर हुआ है ये सब मिला के मैं कह रहा हूं। एज पर फाइनेंस मिनिस्ट्री, रिसेंटली फाइनेंस मिनिस्टर का एक स्टेटमेंट भी आया था जिसमें उन्होंने ये दावा किया था, क्योंकि हम फाइनेंस मिनिस्टर को कोट कर रहे हैं, वी कैन कोट दैट अ कॉस्ट सेविंग ऑफ 12,000 करोड़ माइट बी अचीव्ड, 1.5% ऑफ जीडीपी इससे बचाया जा सकता है, ऐसा बोला गया था। सेकेंडली, फिर उसके बाद आप प्रपोज्ड बेनिफिट्स में बाकी चीजें बताओगे कि इससे एडमिनिस्ट्रेटिव कंटिन्यूटी आ सकती है, क्योंकि बार बार जब इलेक्शंस होते हैं गवर्नेंस डिसरप्ट हो जाती है, क्योंकि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट में आप कोई नए प्रोजेक्ट्स नहीं अनाउंस कर सकते, नई स्कीम्स नहीं अनाउंस कर सकते। तो नीति आयोग का ये कहना है कि एक सिंगल इलेक्टोरल साइकिल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ाएगा, कंटिन्यूटी बढ़ाएगा। पॉलिटिकल पोलराइजेशन का जो माहौल होता है वो इलेक्शन के दौरान स्पीचेस की वजह से, कैंपेन की वजह से और ज्यादा गर्म हो जाता है, और ये काफी ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट को रेज करता है। जो रामनाथ कोविंद जी के चेयरमैनशिप में कमेटी बनी थी, हाई लेवल कमेटी ऑन साइमल्टेनियस इलेक्शन, उसने ये कहा था कि साइमल्टेनियस इलेक्शन कैन हेल्प अस टू कर्ब पॉपुलिस्ट साइकिल्स। पॉपुलिस्ट साइकिल्स मतलब कि या तो आप कोई ऐसी स्कीम्स अनाउंस करते हो, कोई ऐसे इनिशिएटिव्स अनाउंस करते हो जिसके चलते उसे फ्री भी माना जाता है, ठीक है, फ्रीबीज कि 5,000 रुपए अकाउंट में डल जाएंगे, ये वो। एक तो ये है। दूसरा, बहुत ही पोलराइजिंग माहौल होता है, कास्ट के बेसिस पे, कम्युनिटीज के बेसिस पे, लैंग्वेज के बेसिस पे देयर इज अ पॉलिटिक्स। तो उसे कम किया जा सकता है अगर इलेक्शंस के नंबर्स कम। One more important thing is that it could free up a lot of security personnel for the rest part of the 4 years. तो बाकी के जो 4 साल है जब इलेक्शन नहीं हो रहा है उसमें सिक्योरिटी पर्सनल को इलेक्शन ड्यूटी पे नहीं जाना पड़ेगा। एग्जाम्पल के तौर पे आप बता सकते हो कि 4 लाख के आसपास सिक्योरिटी पर्सनल इस साल के बिहार असेंबली इलेक्शंस के लिए डिप्लॉय किए गए हैं। देन यू विल टॉक अबाउट प्रोस्पेक्टिव चैलेंजेस। आप चैलेंजेस की बात करोगे, चैलेंजेस हमने वहां पढ़ लिए, जो हमने पढ़े थे पिछले आंसर में वही है। एपिसोडिक अकाउंटेबिलिटी, फेडरल स्ट्रक्चर्स में नेशनल इश्यूज कन्फ्लेट विद रीजनल इश्यूज, लोकल बॉडीज के इलेक्शन कितने फीजिबल हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स करने पड़ेंगे, वही सारी चीजें, ठीक है। ये तो सेम ही पॉइंट है, इस पॉइंट ये पॉइंट नहीं आएगा, फर्स्ट 4 पॉइंट्स है। कंक्लूजन जैसा से पिछले आंसर में था वही सेम आंसर इसमें होगा, ठीक है। जैसा पिछले आंसर में था साइमल्टेनियस इलेक्शन वाला वही इसमें होगा। तो कहने का मतलब है कि आपका क्वेश्चन का आंसर करने का तरीका इस बात पे डिपेंड नहीं करता है कि किसके बारे में सवाल पूछा है, इस बात पे डिपेंड करता है कि सवाल की लैंग्वेज किस प्रकार की है, उसको एक्चुअली ड्राफ्ट कैसे किया गया है। सो इन द फर्स्ट क्वेश्चन साइमल्टेनियस इलेक्शन वाज नॉट द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, बट हियर only thing you talk about is simultaneous election. Another thing, आप ये भी बोल सकते हो एंड में that not only simultaneous election, not only conclusion में बता सकते हैं not only simultaneous election but other electoral reforms, या आप ऐसे लिख सकते हो not only simultaneous election but other electoral reforms like decriminalization of politics,
ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग आर ऑल्सो एसेंशियल or also need to be part of legislative agenda. ठीक है, इसमें कोई जरूरत नहीं है हर आंसर में कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स लिखूं हर आंसर में। ये चीज मत बनाओ अपने आंसर को। डोंट मेक योर आंसर दिस कि मैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल ही लिखूंगा, मैं विकसित भारत 2047 हर आंसर में जरूरत नहीं। इसमें सिंपली आप बता सकते। सो दैट इज हाउ यू विल डील विद दीज पर्टिकुलर आंसर्स। इफ यू वांट अ डिटेल्ड प्रोग्राम जिसके अंदर हम मेंस को तैयार करते हैं, 27 अक्टूबर से स्टार्ट हो रहा है और 100 दिन के अंदर अंदर हम सिर्फ मेंस को टारगेट करते हुए, बिकॉज अगर मेंस तैयार नहीं होगा 30 जनवरी तक तो बहुत मुश्किल आएगी, प्रीलिम्स क्लियर भी कर लोगे तो। चलिए मिलते हैं आपसे जल्द। थैंक यू एंड हैव अ वेरी नाइस डे अहेड।